आज बात करेंगे उस सियासत की जिसे लेकर बुधवार को मोदी मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ ही चर्चा शुरू हो गई। बड़े नामों का बाहर होना और कई अप्रत्याशित नामों का सरकार में शामिल होना लोगों को चौंका रहा है। ऐसे में सवाल मौजू है कि आखिर मंत्रिपरिषद विस्तार करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहां निशाना लगाया? उन्होंने परफॉर्मेंस को तवज्जो दी या फिर चुनावी कैलकुलेशन को? उन्हें देश के विकास को अहमियत दी या जातिगत संतुलन को? बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की ये नई टीम है, सरकार के नए मंत्री हैं, वो चेहरे हैं जिनके कंधों पर अब मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी है। मोदी की इस टीम में जोश और जज्बे वाले नौजवान हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ देने वाले अनुभवी भी विराजमान हैं। वो टीम जिस पर देश की नीति और रीति को चलाने की जिम्मेदारी है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की जब से चर्चा शुरू हुई थी तब से अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा कि ये कैबिनेट विस्तार से ज्यादा कैबिनेट में भारी फेरबदल की कवायद है। कई नाम सामने आते रहे, कुछ नामों को लेकर कयास भी लगते रहे, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा था कि मोदी सरकार अपने कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफे ले लेगी, वो भी 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये भी कोई नहीं जानता था कि जिन नामों के बारे में किसी को आभास तक नहीं था, वही नाम मोदी सरकार में अहम मंत्रालय संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज देते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली, 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। यह मोदी का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। बुजुर्ग नेताओं के अनुभव के साथ ही नौजवान नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया गया है। नई कैबिनेट की औसत उम्र 58 साल है। यह मोदी सरकार की अब तक की सबसे युवा कैबिनेट है। 12 मंत्री तो ऐसे हैं जो 50 साल से भी कम उम्र के हैं। इसीलिए शपथ के अगले दिन से ही एक्शन भी शुरू हो गया है। नई कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई जिसमें कोरोना, किसान, नौजवान और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बड़े फैसले लिए गए। इसलिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेरबदल के पीछे सरकार का विचार क्या रहा। 36 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की वजह क्या थी? सवाल यह भी कि क्या 2021 का साइंटिफिक विस्तार 2022 और 2024 के चुनाव में बीजेपी का सपना साकार करेगा? इसीलिए टीवी के रिमोट को किनारे रख दीजिए और हर सवाल का जवाब और मंत्रिमंडल विस्तार के हर समीकरण को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। ये जो तस्वीर है, इसी के जिम्मे अब मुल्क की तरक्की की तकदीर है। इसमें प्राइज है, सरप्राइज है और वो सनराइज है जिसमें आम हिंदुस्तानी अपने भविष्य की रोशनी देख रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मोदी सरकार को नया आकार मिला तो सियासी समीकरणों का हर गुणा भाग बराबर हो गया। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। That I will faithfully अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। देश आजाद होने के बाद ये केंद्र सरकार में सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें चंद चेहरे आप जानते हैं, लेकिन कितनों को पहचानते हैं? सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों ने शपथ ली, उस मुहूर्त में जिसमें किए गए सभी काम सफल होते हैं। इसलिए सवाल लाजमी है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के मायने क्या है? नए चेहरों पर दांव लगाने की वजह क्या है? क्या 2021 में ही 2022 की तस्वीर साफ हो गई है? ये पक्के सवाल हैं क्योंकि 2022 चुनावी साल है, इसीलिए हर समीकरण को साधा गया। टैलेंट का बैलेंस है तो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का भी पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की वजह क्या है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल हो गए। इस दौरान देश ने कोरोना महामारी का भीषण दौर देखा।
कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट पर सवाल उठे। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की इमेज को ठीक करना है, दुरुस्त करना है। कोरोना काल से इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, जिसका असर खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी के मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए ज्यादा क्षमता की जरूरत होगी। 2014 के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान कई राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए मोदी मंत्रिमंडल में देश के 25 राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है, यानी देश में करीब हर हिस्से की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसलिए शपथ लेने के बाद ही नए मंत्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली और फिर क्या कहा वो भी सुनिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से सही तरीके से काम करेगा और जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको आवास उपलब्ध कराने का और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का काम करेगा। भारत का परिचय पूरी देश दुनिया में बढ़े और भारत की संस्कृति का परचम सब तरफ लहराए और भारत ने पूरी दुनिया को इतना सब कुछ दिया है, तो सही मायनों में उसका श्रेय भी भारत को मिलना चाहिए। तो दोनों का आदान प्रदान जब रहेगा तो देश और संगठित मजबूत होगा और यही काम लगता है मेरे जिम्मे है। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ इस काम को पूरा करने वाली हूँ। इतना बड़ा बहुमत है भाजपा का और सहयोगी दल बहुत से हैं, इसके बावजूद मंत्रिपरिषद में मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को तरजीह दिए। जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को देखते हुए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया गया है, अपनी पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत और कर्मठता के साथ। मनरेगा को और बेहतर कैसे बनाना, अगर वो देखेंगे सड़कों की कनेक्टिविटी कैसे हो, अगर आप देखेंगे जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो सब तक कैसे मुहैया हो, ये एक बहुत बड़ा देश के लिए प्रधानमंत्री का सपना है। उन सपनों को हम पूरा करें। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी को एहसास है कि आने वाले चंद सालों का दौर देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। सरकार में कई नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इसलिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी गई है। शपथ लेने वाले मंत्री 15 अगस्त तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। मंत्रियों को जल्द से जल्द मंत्रालय का कामकाज सीखना होगा। सरकार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मंत्री बनने के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन न किया जाए। कई बार नेता गाहे बगाहे ऐसे बयान दे देते हैं जिससे विरोधियों को सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। इसलिए हिदायत दी गई है कि मीडिया की लाइमलाइट से बचें। जब जरूरत हो तभी मीडिया से बात करें। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं। बात नीतियों की हो या नेतृत्व की, पीएम मोदी किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करना चाहते। कैबिनेट में फील गुड फैक्टर को बढ़ाने के लिए नए चेहरों को शामिल किया गया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की क्या सिर्फ इतनी ही वजह है? बिल्कुल नहीं। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार का आने वाले इलेक्शन से भी कनेक्शन है। चंद महीनों के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा यूपी भी शामिल है। लिहाजा बात यूपी से ही शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 2022 ही नहीं 2024 की सियासी नींव भी मजबूत कर ली है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी के केंद्र में 16 मंत्री हैं, यानी लोकसभा सीटों के हिसाब से यूपी की दिल्ली की सत्ता में करीब 20% हिस्सेदारी है। लोकसभा की 26 सीटों वाले गुजरात से 6 मंत्री हैं, यानी गुजरात का 23% हिस्सा है।
48 सीटों वाला महाराष्ट्र 19% के साथ तीसरे नंबर पर है। 2024 आने में अभी 3 साल बाकी हैं। उससे पहले 2022 आएगा, जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए यूपी में फिर से भगवा परचम लहराने का पूरा फोकस रखा गया है। 7 मंत्री बनाए गए हैं। सवाल ये कि मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी के हर समीकरण को साधने की कोशिश कैसे की गई है? जवाब ऐसे समझिए। मोदी सरकार में यूपी से 16 मंत्री हैं। 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यानी दिल्ली से साफ संकेत दे दिया गया है कि 2017 की तरह ही 2022 में भी यूपी में बीजेपी की रणनीति जातियों के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बिठाकर बहुमत हासिल करने की है। इसलिए यूपी से मंत्री बनाए गए 7 नामों में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी चेहरे को तरजीह मिली है। इसलिए 7 नामों के जातीय समीकरण समझिए। शुरुआत कौशल किशोर से करते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से दूसरी बार सांसद हैं। पासी जाति से आते हैं। यूपी के दलितों में जाटव के बाद पासी दूसरी सबसे बड़ी जाति है। यूपी के लगभग हर हिस्से में पासी जाति के वोट हैं। अमूमन पासी समाज का वोट बीजेपी के खाते में जाता रहा है। अब कौशल किशोर को आगे बढ़ाकर बीजेपी इस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये जो अर्बन डेवलपमेंट का है, शहरी क्षेत्र के विकास का, तो इसमें जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम्स रही होंगी, कमियाँ रह गई होंगी, उनकी अभी हम जांच परख करेंगे और फिर जहाँ जैसे ज़रूरत होगी उसको पूरा कराने का काम करेंगे। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। अब बात आगरा से सांसद और मोदी मंत्रिमंडल में कानून राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की करते हैं। एसपी सिंह बघेल पाल जाति से आते हैं। ब्रिज क्षेत्र में पाल जाति के अच्छे खासे वोटर हैं। एसपी सिंह बघेल समाजवादी से बीजेपी में आए थे। 2019 में सांसद बनने से पहले योगी कैबिनेट के मंत्री थे और अब मोदी कैबिनेट में जिम्मेदारी मिली है। मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों की संख्या में उन तमाम कानूनों को जो अनुपयोगी थे, समसामयिक नहीं थे, रिलेवेंट नहीं थे, लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं था, वो फालतू में धूल खा रहे थे, उनको समाप्त किया है प्रधानमंत्री ने। मैं बीएल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एसपी सिंह बघेल की तरह बीएल वर्मा पिछड़ी जातियों में शामिल लोध समुदाय से आते हैं। लोध वोट परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। कल्याण सिंह लोध समाज से ही आते हैं। इस वोट बैंक को और मजबूत करने की जिम्मेदारी अब बीएल वर्मा के कंधों पर है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी का वोट जातीय समीकरणों से ही साधा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में इसी पर फोकस रहा है। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। भानु प्रताप वर्मा कोयरी समाज से आते हैं, तो खीरी से सांसद अजय मिश्रा ब्राह्मण बिरादरी से हैं। हाल ही में एक और कद्दावर ब्राह्मण नेता जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब अजय मिश्रा को मंत्री बनाकर बीजेपी शायद अपने ब्राह्मण वोटर को छिटकने से बचाना चाहती है। इसकी वजह भी है। यूपी में ब्राह्मण वोटर करीब 11% हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों में ब्राह्मण वोटर अच्छे खासे हैं। इसलिए ब्राह्मण वोटर को साधने में हर पार्टी जुटी है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस तो ब्राह्मण सीएम कैंडिडेट के चेहरे के साथ मैदान में उतर सकती है। यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया कुर्मी समुदाय से आती हैं। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में कुर्मी वोटों में अपना दल की पैठ है। एक बहुत ही अच्छा विभाग है, मेरे लिए नया विभाग है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने का अवसर भी होगा और जितना ज़्यादा विभाग को जानूंगी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की, देश की जनता को कैसे मिले, इस दृष्टि से काम भी कर पाऊंगी। अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। इन दोनों राज्यों को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई है। उत्तराखंड से अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया है, तो हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर का प्रमोशन किया गया है। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। ये जिम्मेदारी पहले प्रकाश जावड़ेकर के पास थी, जिन्हें हटाया गया। 12 मंत्री हटाए गए,
तो वहीं नए और नौजवान चेहरों को भी मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस यंग टीम के साथ कोरोना और खराब होती इकोनॉमी का मैनेजमेंट बेहतर करना है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 16 वकील, 6 डॉक्टर और 5 इंजीनियर हैं, 6 पूर्व नौकरशाह हैं। 46 मंत्रियों को पहले से ही केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव है। मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 साल है। 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के, 35 साल के निशीथ प्रमाणिक सबसे युवा मंत्री हैं। इसलिए शपथ लेने के बाद से ही सरकार एक्शन में आ चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। कोरोना और किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है, इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सके। सरकार जानती है वक्त रेत की मानिंद फिसल रहा है, इसलिए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों के साथ ही कोरोना को लेकर बड़े फैसले लिए गए, क्योंकि सरकार के 2 साल के दौरान यही वो मुद्दे हैं जिसने विरोधियों को सरकार को घेरने का मौका दिया है। नए मंत्री जोश में हैं तो पुराने मंत्री भी एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया था। लेकिन हम आपको 9 साल पहले की एक बात सुनवाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नए हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के लिए कही थी। 2012 में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि मनसुख मंडाविया एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। તમને કદાચ લાગતું હશે કે આપણા મનસુખભાઈ રાજસભામાં ગયા, સન્માન છે, હાલો જઈ આવીએ। મિત્રો, ઘટના એવી નાની નથી। આજની તારીખ 9:35 હું બોલી રહ્યો છું। કોઈને ડાયરી નોંધવી હોય તો નથી રાખતો। મિત્રો, હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું મનસુખભાઈનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજ્જવળ છે, મને સાફ દેખાય છે। એનામાં પડેલી શક્તિઓ આવતીકાલ કેવી ઉજાળવાની છે એનો મને પૂરેપૂરો અંદાજ છે દોસ્તો, અને મને વિશ્વાસ છે હું સાચો પડીશ, મને પૂરો વિશ્વાસ છે। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले ही मनसुख मंडाविया को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।